दोस्तों बात 5 जनवरी की है। एक लड़की अपने घर पर फोन करती है और कहती है कि हाँ सब कुछ अच्छा चल रहा है, तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, अब तो डॉक्टर बनकर ही रहूंगी। असल में दोस्तों एक लड़की 5 जनवरी को अपने घर से हॉस्टल वापस आ जाती है। डेली की तरह नॉर्मल घर पे जैसे बातचीत होती है वैसे डेली की तरह बातचीत होती रहती है। लड़की अपनी माँ को बताती है कि वो हॉस्टल पहुंच चुकी है। बहुत देर तक बातचीत करने के बाद रात 9 बजे माँ से कहती है कि माँ अब मैं खाना खाने के लिए जा रही हूँ। जिस पर माँ कहती है ठीक है बेटा जाओ। लेकिन उस माँ को क्या पता था कि हॉस्टल में रहने वाली मेरी बेटी से ये आखिरी बातचीत है, क्योंकि अब उससे कभी बात नहीं हो पाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल की, जहां शाम होते ही हॉस्टल के बाहर लग्जरी गाड़ियों की लंबी लाइन लग जाती थी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर उस रात उस लड़की के साथ क्या हुआ, जो लड़की माँ से अच्छे से रात के 9 बजे बातचीत करती है, लेकिन सुबह होते ही यानी 6 जनवरी को वो हॉस्टल के भीतर बेहोश पाई जाती है और फिर हॉस्पिटल में आखिरी सांस लेती है। लड़की के मामा कहते हैं कि अस्पताल में जब लड़की को कुछ पलों के लिए होश आया तो वो अपनी माँ से कुछ कहना चाहती थी। जब माँ ने पूछा कि क्या उसके साथ कुछ गलत हुआ है तो उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वो कुछ बोल नहीं पाई और फिर सदा के लिए खामोश हो गई। यानी 11 जनवरी को उसके लब हमेशा के लिए खामोश हो गए। आखिर ये पूरी कहानी क्या है और कौन लोग थे जिनकी गाड़ियों का काफिला हॉस्टल के बाहर लगता था? चलिए पूरी कहानी आपको बताते हैं। असल में दोस्तों बिहार के जहानाबाद की एक लड़की नीट की तैयारी के लिए पटना आती है और फिर एक हॉस्टल में रहने लगती है। हॉस्टल का नाम होता है शंभू गर्ल्स हॉस्टल। लेकिन अचानक से 6 जनवरी को वो अपने कमरे में बेहोश मिलती है। रिपोर्ट में कहा जाता है कि ये सुसाइड है, लेकिन पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए गए। शाम ढलते ही हॉस्टल के बाहर लगने वाली लग्जरी गाड़ियों की कतार और पुलिस के सुसाइड वाले दावे के पीछे छिपा खौफनाक सच अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने उजागर कर दिया है दोस्तों। असल में पुलिस के जरिए प्रारंभिक जानकारी और मेडिकल बोर्ड की विस्तृत पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बीच बड़े अंतर सामने आए हैं दोस्तों। शुरुआत में पुलिस ने जिस तरह से इस मामले को नींद की गोलियों का सेवन और सुसाइड सर्च हिस्ट्री से जोड़कर पेश किया, वो अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सामने आने के बाद पूरी तरह से बेनकाब हो गया है। पुलिस ने दावा किया था कि छात्रा के शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने जो हकीकत बयां की है वो रूह कपा देने वाली है दोस्तों। लड़की के गर्दन पर नाखूनों के निशान, छाती, जांघ, पीठ पर नीले निशान मिले हैं और भी कई जगह चोट के निशान मिले हैं दोस्तों। बताया नहीं जा सकता है। अब सवाल यह है कि 5 जनवरी की रात 9 बजे छात्रा ने अपने माता पिता से जो रूटीन बातचीत होती है उसके बाद ऐसा क्या हुआ? उसने कहा था कि वो खाने के लिए जा रही है, लेकिन 6 जनवरी को वो हॉस्टल के भीतर बेहोश पाई गई। इस दरमियान जो कुछ भी हुआ वही इस मर्डर मिस्ट्री का केंद्र है दोस्तों, सेंटर है। हॉस्टल के वार्डन नीतू ठाकुर ने लड़की के माता पिता को बताने के बजाय उसकी एक सहेली के पिता को, जो एक्स सर्विसमैन बताए जाते हैं, उनको फोन किया। माता पिता से सच क्यों छिपाया गया? क्या इस बीच जो प्रूफ थे उसको मिटाने की कोशिश की गई? दोस्तों हॉस्टल के जो मालिक हैं मनीष कुमार रंजन और संचालक श्रवण अग्रवाल और उनकी पत्नी नीलम अग्रवाल अब जांच के घेरे में। मनीष कुमार रंजन की गिरफ्तारी तो हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई जो साक्ष्य होते हैं या फिर कोई भी राज की जो चीज होती है वो उसने नहीं खोला है। दोस्तों लड़की के परिजनों का आरोप है कि मनीष रंजन के प्राइवेट बॉडीगार्ड्स अस्पताल में उन्हें घेरे रहते थे और नीलम अग्रवाल केस मैनेज करने की कोशिश कर रही थी। अब इसी से आप समझ सकते हैं दोस्तों, बताया जाता है कि शाहजहानंद क्लिनिक से लेकर प्रभात मेमोरियल अस्पताल तक इलाज के नाम पर जो खेल हुआ वो काफी ज्यादा संदिग्ध है। डॉक्टर सतीश की भूमिका और उनकी शुरुआती रिपोर्ट जिसमें चोट के निशान न होने की बात कही गई थी, अब संदेह के घेरे में है दोस्तों। जो रिपोर्ट सामने आ रही है, मृतिका के मामा ने बताया कि अस्पताल में जब लड़की को कुछ पलों के लिए यानी कुछ वक्त के लिए होश आया तो वो अपनी माँ से कुछ कहना चाहती थी। जब माँ ने पूछा कि क्या उसके साथ कुछ गलत हुआ है तो उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाई, वो कुछ बोल नहीं पाई और फिर सदा के लिए खामोश हो गई। इस
दर्द भरी आंखों से जो उसने कुछ आंसू निकले थे, उसी ने सब कुछ बयां कर दिया। क्या दोस्तों उसको जबरन चुप कराने के लिए कोई इंजेक्शन दिया गया था? ये भी सवाल है। अब इस पूरे मामले की जांच दोस्तों आईजी जितेंद्र राणा के नेतृत्व में गठित एसआईटी कर रही है। उनके सामने कई सवाल हैं। लड़की के वो कपड़े कहां हैं जो उसने वारदात के वक्त पहने थे? मोबाइल फोन से डिलीट किया गया डेटा, क्या राज उगलेगा? तीसरा पॉइंट, हॉस्टल के रजिस्टर से जो गेस्ट आते हैं उनके नाम गायब क्यों हैं? चौथा पॉइंट, हॉस्टल का गार्ड उस रात कहां था? पांचवा पॉइंट, विसरा रिपोर्ट आने से पहले पुलिस ने सुसाइड का दावा कैसे किया? विसरा रिपोर्ट तो आप जानते ही हैं दोस्तों, जो रिपोर्ट में खुलासा होता है कि आखिर मामला क्या था, कैसे मौत हुई थी। वहीं छठा पॉइंट दोस्तों, सीसीटीवी शंभू गर्ल्स हॉस्टल के आगे में लगा है, लेकिन गली वाले गेट पर सीसीटीवी क्यों नहीं लगा था? क्या इसी गेट से आरोपी हॉस्टल के अंदर घुसे? ये भी सवाल बन रहा है दोस्तों। अब ये बात सामने आ रही है कि शंभू हॉस्टल के 3rd फ्लोर पर अय्याशी का अड्डा था दोस्तों। गिरफ्तार हॉस्टल संचालक मनीष रंजन, जिसका नाम मनीष चंद्रवंशी भी है, बताया जा रहा है, उस पर आरोप है कि वो हॉस्टल के 3रे फ्लोर का इस्तेमाल गंदे कामों के लिए करता था। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने भी इस मामले में गंभीर आरोप लगाए हैं। यहाँ से रसूखदारों को लड़कियां सप्लाई की जाती थी, ये भी आरोप लग रहा है। फिलहाल हॉस्टल की संचालिका नीलम अग्रवाल और उनके 2 बेटे फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। इस बिल्डिंग की मालकिन नीलम अग्रवाल अपने दोनों बेटों के साथ इसी मकान में रहती थी। उसके पति शंभू अग्रवाल का देहांत हो गया है, उन्हीं के नाम पर यह हॉस्टल है। नीलम ने ही केयर टेकर के तौर पर नीतू नाम की एक महिला को बहाल कर रखा था। नीतू ही बेहोशी की हालत में लड़की को लेकर अस्पताल गई थी। घटना के बाद से नीलम अग्रवाल और उनके दोनों बेटों का सुराग नहीं मिल रहा है। दोस्तों पुलिस की जांच में पता चला है कि 5 जनवरी को जब छात्रा जहानाबाद से पटना आ रही थी, तब मनीष रंजन का मोबाइल लोकेशन भी उसी रूट पर था, जो किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है, या फिर हो सकता है कि यह महज संयोग हो। फिलहाल एसआईटी ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। एसआईटी की टीम राजेंद्र नगर में जो प्रभात मेमोरियल हीरामती हॉस्पिटल है, वहां पहुंची और छात्रा के भर्ती होने से लेकर डिस्चार्ज तक के सभी दस्तावेजों को जब्त कर लिया। पूछताछ के दौरान डॉक्टरों ने बताया कि 6 जनवरी को छात्रा को बेहोशी की हालत में अस्पताल में लाया गया था। इससे पहले उसका प्रारंभिक उपचार सहज अस्पताल में हुआ था, जहां आईसीयू की सुविधा न होने की वजह से उसे रेफर किया गया था। एसआईटी ने दोनों अस्पतालों के डॉक्टरों से घंटों पूछताछ की है। दूसरी ओर फॉरेंसिक टीम ने छात्रा के कमरे से काफी इंपॉर्टेंट जो प्रूफ्स हैं और नमूने हैं उसको इकट्ठा किया है। छात्रा के कपड़े को विस्तृत जांच के लिए लैब भी भेजा गया है। पुलिस अब मृतका के परिजनों द्वारा लगाए गए आरोप और छात्रा के मेडिकल रिपोर्ट के बीच कड़ियों को जोड़ने में जुटी है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि इस मामले में क्या खुलासा होता है। दोस्तों आपको याद होगा मनीषा का कांड, जो कांड हुआ था दोस्तों मनीषा का, जब वो घर से निकली थी और एडमिशन लेने के लिए कॉलेज गई थी, और उसी के बीच में उसकी लाश 2 दिन के बाद मिली थी, जो झाड़ियों में मिली थी, और उसके बाद ये कितनी गुत्थी जो है उलझ करके रह गई थी, आपको याद होगा दोस्तों। लेकिन इस मामले में अभी तक कोई भी ठोस प्रूफ या फिर ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। फिलहाल उस मामले में भी जांच चल रही है। अब देखने वाली बात यह है कि इस मामले में क्या होता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, इस मामले में किसकी गलती है, और क्या सच में ये जो लड़की है जो डॉक्टर बनने का ख्वाब लेकर पटना के कंकर बाग के हॉस्टल में रह रही थी, क्या इसे सच में मार दिया गया?